देखिए, इसमें चंद वजूहात जिसका कि मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। जाहिर है कोई डिक्लेयर्ड वजह तो नहीं है और ना ही ईरान ने इसको ऑफिशियली अब तक नोटिफाई किया है, लेकिन ये बहरहाल हुआ है और यूएई इस पे इल्ज़ाम भी लगा रहा है। और ये फजीरा जिस जगह पर ये हमला हुआ है, मैं यहाँ एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने ऑफिशियल विजिट किया है, सब पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। ये इसमें तमाम की तमाम ऑयल फैसिलिटीज बहुत कम एरिया में वो सारी यकजा है, तो 2-3 रॉकेट या 2-3 मिसाइल भी काफी हो सकते हैं उनको नाकारा करने के लिए, और इसीलिए वहां आग लग गई है। अब ये क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता है, देयर आर मैनी फैक्टर्स। यूएई की आप अलाइनमेंट देखें कि आजकल क्या अलाइनमेंट जा रही है। यूएई की अलाइनमेंट इजराइल के साथ है और इंटर्न ऑफ कोर्स अमेरिका के साथ। तो फिर इस वक्त जीसीसी के 2 दिन कबल जो मीटिंग हुई उसकी कुछ चीजें जो मजमरात सामने आई हैं, उसमें तफरकात कोई सामने आए हैं, तो उस चीज को भी जहन में रखा जाए। तीसरी चीज जो कंपटीशन है इनका आपस में, ट्राइबल कंपटीशन, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया खासतौर पर, उसको जहन में, और मौजूदा हाल ही में जो कुछ इख्तलाफात भी रहे जिसमें यमन में बम्बार्डमेंट भी हुई यूएई के ट्रुप्स पर, और यूएई के जो जहाज जा रहे थे जिसमें मुमकिन तौर पर असला मौजूद था। इन तमाम फैक्टर्स को अगर जहन में रखा जाए और फिर ये देखा जाए कि एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसका कि मैं आखिर में जान के जिक्र कर रहा हूं, वो ये है कि 1971 में ईरान ने अबू मूसा, ग्रेटर थुन एंड लेसर थुन, ये 2-3 जजीरे हैं जो बिल्कुल आबनाए हुर्मुज से 60, 80 और तकरीबन 90 या 100, मतलब ये 100 किलोमीटर, 60 से लेके 100 किलोमीटर पे ये तीनों जजीरे फैले हुए हैं। 1992 तक इसका ज्वाइंट कंट्रोल था यूएई और ईरान का। 1992 में ईरान ने उनको उधर से हटा दिया, निकाल दिया, और उसके बाद से अपना कंट्रोल इस पर। क्यों ये जरूरी है? इसलिए कि आबनाए हुर्मुज की ओवरसाइट, आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ये जजीरे बहुत जरूरी हो जाते हैं और यहाँ उनके पासदारान मौजूद हैं। तीसरी चीज, यूएई ने पिछली मरतबा ये जो रिपोर्टें सामने आई, कोशिश की कि उसके साथ कोलिजन बन जाए, कुछ ममालिक अमेरिका शामिल हो जाए। ज़ाहिर है अमेरिका का मतलब इजराइल ऑटोमेटिकली, जब ईरान की बात आती है हमले की, तो ईरान पे हमला करने के लिए तो इजराइल अभी भी, आज की खबर भी है कि तैयार बैठा हुआ है, तैयारी कर रहा है। तो उसमें मंशा यही हो सकती है कि ये 3 जो जजीरे हैं जो हासिल कर लिए थे ईरान ने, उसको वापस किस तरह कब्जा कर लिया जाए। उसमें 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि दुनिया का, अमेरिका की नजर में वो ये फायदा है कि जब 3 जजीरे काबू आ जाते हैं तो फिर उनका कंट्रोल आबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल कम पड़ सकता है, बल्कि पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये मुमकिन है कि ईरान हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर, ये जानते हुए कि आइंदा दोबारा ये चपखलिश या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह के एक बहाना फिर दूसरा बहाना फिर तीसरा बहाना अमेरिका करके किसी न किसी तरीके से वो एक उसको ईरान को प्रोवोक कर रहा है। तो उस लिहाज से अगर ये जंग छिड़ती है तो ईरान तो इस खदशे से पहले से बचना चाहेगा और अपने आप को मजीद मजबूत करेगा कि ये जजीरे अगर काबू आ गए, ये जजीरों पे काबिज हो गया कोई दूसरा मुल्क, जैसे कि पड़ोसी मुल्क की हुई, तो ऐसी सूरत में ईरान को जरा मुश्किल पेश आएगी। तो ये पॉस्चरिंग मुझे नजर आती है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं। और क्योंकि जंग के जिस तरह हम हालात देख रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि बड़ी हमने चाबुक दुस्ती से एक हमला करना है, मुख्तसर लेकिन बहुत ताकतवर, तो वो उसकी और आज भी पीट हेगसेट ने यही बात की कि इसका कब हमला करना है, कब रिटेलिएट करना है, कितनी देर में करना है, ये इसका सारे का सारा फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तीसरी और आखिरी बात, इसमें आखिरी बात ये कि ये क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन उसके सपोर्ट की आड़ में नेवल वेसल्स गुजारे जाएं आबनाए हुर्मुज से, और वो ऐसे वक्त में जब ये इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, और ऐसे वक्त में जबकि कोई और मुल्क, मैं आज एक कप्तान का इंटरव्यू देख रहा था, उस कप्तान के इंटरव्यू में जहाज का कप्तान है, कहता है कि जी नहीं, हमें तो जब तक मैरी टाइम इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है और मैरी टाइम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और हमारे अपने मालिक जब तक नहीं कहेंगे, हम तो कोई भी, हमें ये जितनी भी दे स्कॉट, हम नहीं इसको क्रॉस करेंगे। तो इस तमाम चीजों के बावजूद 4 जहाज क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें से एक फंस गया है जहाज, वो पथरीले इलाके में, मुसंदम का इलाका है। मुसंदम आधा यूएई में है, आधा मुसंदम जो है वो है ओमान में,
और मुसंदम इत्तफाक से इतना पथरीला इलाका, और मैं जाती तौर पे क्योंकि स्कूबा डाइविंग भी करता हूं तो मैंने जाके समुद्र के उन इलाकों में स्कूबा डाइविंग की हुई है, मैंने देखा हुआ है कि कितना पथरीला इलाका है, समुद्र के अंदर कितने बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, तो वहां वो फंसा हुआ है इस वक्त। और जहाज अगर समुद्र में फंस जाए किसी चट्टान पर या जमीन से टच कर जाए तो उसको स्क्रैप ही करके निकालना पड़ता है। तो और ये उनको एश्योरेंस दी थी उनके यूएस के मैरीटाइम कंट्रोल एजेंसी ने, एक रास्ता बताया था। और आपको बताता चलूं कि वो जो 33 किलोमीटर है, उस 33 किलोमीटर में से जो असल गुजरगाह है वो तकरीबन 3 नॉटिकल माइल की है, बाकी दोनों तरफ शैलो वाटर है। तो उनको कहा गया कि ओमान वाली साइड से, मुसन्नम वाली साइड से आप गुजर जाओ, ताकि वो बताना चाहते थे ट्रॉफी के तौर पर कि देखिए हमने गुजार लिए अपने जहाज यहाँ से नाबना हुर्मत से। तो वो ये सूरत हाल मजीद ये तह दर तह पेचीदा होती जा रही है। ये कोई इस हल के तरफ इस वक्त ठहराव ज्यादा देर तक नजर नहीं आ रहा है। कोशिश हालांकि मीडिएटर के तौर पर हमारी भी है, और इसमें ईरान की तरफ से भी बड़ी जचे तुले अंदाज में एक सफारतकारी हो रही है, लेकिन महसूस नहीं होता कि ये मामला ज्यादा देर तक चल सकेगा। अगर इसी सूरत हाल से अमेरिका चलता रहा, इसी अग्रेसिव पोस्चर के साथ चलता रहा, और जिस तरह की आज की खबर जो आ रही है कि इजराइल दोबारा तैयारी कर रहा है हमले की, तो फिर ये मामला और खराब न होता नजर आ रहा है, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। जी, हम बहुत दिन से पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो, टेबल पे बैठें, लेकिन डॉक्टर जमील साहब ये अभी तक इसमें कई रुकावटें हैं जो ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक तो हमें थोड़ा हिस्टोरिक पस मंज़र भी अगर आप बता दें कि ईरान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात किस नौयत के रहे हैं, और अगर कशीदगी आज दिखाई दे रही है तो इसकी वजह क्या, इसका लिंक क्या माजी के साथ भी जुड़ता है? एक तो ये इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये है कि इस बात का इम्कान आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मुज़ाकरात की बेस पर दोबारा बैठ जाएं तमाम फरीकैन? जहाँ देखिए, मुज़ाकरात की पहले तो आखिरी बात पे आपके उस पर मैं उसका जवाब दे दूं कि मुज़ाकरात की मेज के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना दुनिया इसकी मुतहम्मल हो सकती है, ना ईरान और ना ही अमेरिका ज्यादा अरसे के लिए। अभी तो ये मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं सारे लोग कि कौन प्लग पहले झपकता है, ईरान पहले प्लग झपकता है या अमेरिका पहले प्लग झपकता है। लेकिन इस प्लग झपकने में नुकसान बड़ा हो जाएगा, दुनिया का तो हो ही रहा है। जिस तरह के लोगों की जेबों पर बोझ पड़ रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से फर्टिलाइजर की कमी की वजह से दुनिया में 40% खुराक कम हो जाएगी, और बहुत सारी बातें इसके साथ साथ, तो वो तमाम, और ईरान पर भी बड़ी सख्त, यहाँ एम्बेसडर इमरान साहब हैं, वो भी बखूबी इस चीज को जानते हैं कि ईरान का जो दारोमदार है वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट पर है, तकरीबन 65% के करीब लगभग वो उनकी आमदन है ऑयल से, और बाकी उनकी कोई 20% फार्मास्यूटिकल और दूसरी इंडस्ट्री से है। तो अगर ये 17 फरवरी से लेके अब तक अगर ये बंद ही चला आ रहा है, तो जो मार्केट की आज मैं फुटेज देख रहा था ईरान की, जिस तरीके से वहाँ चीजें नापैद होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, महंगी होती जा रही हैं, वहाँ की आवाम इसको कब तक बर्दाश्त कर सकेगी? इन तमाम फैक्टर्स का अगर अहाता जहन में करें तो जाहिर है कि महसूस होता है कि टेबल पर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन कितने नुकसान के बाद ये नुकसान क्यों होगा, और क्यों ये दोनों फरीक चाहते हैं कि हम किसी तरीके से अपने अहदाफ हासिल कर लें बगैर दूसरे की लचक को इस्तेमाल? ईरान ने बड़ी लचक दिखलाई, बिल्कुल ये दुरुस्त है। ईरान ने अपने पोजीशन को बड़ा रिकैलिब्रेट किया, कैलकुलेट करके। ईरान, जिस तरह के प्रोफेसर जॉन शाइमर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, शिकागो में पढ़ाते हैं, जिस तरह वो फरमाते हैं कि ईरान की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं बड़े सफारती अंदाज में आ रहे हैं, जो और अमेरिका की तरफ से जितने आ रहे हैं बड़े एग्रेसिव अंदाज में, जो कि नॉन सफारती अंदाज में आ रहे हैं। तो और क्योंकि अमेरिका को एक घमंड है, एक गुमान है, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी उसके पास है, फौज उसके पास है, दुनिया के सबसे ज्यादा साजो सामान उसके पास है, 800 उसके पास बेसेस हैं पूरी दुनिया में, वो घमंड है। लेकिन मसला आके एक पड़ गया है यहाँ, और वो मसला ये है कि क्योंकि अपने इदारों से जिस अंदाज में उन्होंने इनपुट अमेरिका ने लेनी थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने लेनी थी, अब जो बात लीक होके आ रही है उन्होंने वो नहीं ली, यानी पेंटागन। आप देखें कि 1 दर्जन के करीब उनके पेंटागन के बड़े कलीदी ओहदेदारों को हटा दिया गया,
सैक कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। टोटल 34 अब तक बड़े कलीदी लोग जो अफराद हैं उनको वहां से फारिग किया गया अपनी अपनी तैनातियों से और नौकरियों से। तो इसका मतलब इख्तलाफ वो जो इंस्टीट्यूशनल एक होता है मामला जिसकी राय पर चीजें फैसले साजी की जाती है वो नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप पिछले दरवाजे से आए, 11 फरवरी को आए और वो कुछ 7वीं मरतबा आए थे अमेरिका में, और वो फैसला करवा के इजरायली लॉबी को मिला के पहले से राहें हमवार करके फैसला करा के वो चले गए। जब चले गए तो जेडी वैंस की एक लीक हुई है खबर अमेरिका में कि गुफ्तगू टेलीफोन पर हो रही थी जेडी वैंस की, कोई 15-16 दिन हो गए इसको, और उसमें फिर ये बात आई और ये गिला शिकवा हुआ कि जी नेतन्याहू आपने तो बताया था कि 5-6 दिन की बात है, बस ईरान पर शॉक एंड ऑ वाला हमला होगा, बस फारिग हो जाएगी सारी चीजें, लोग आएंगे टेक ओवर कर लेंगे, ये तो मामला लंबा खिंच गया। अब ये मामला देखें, अभी आपने हुर्मुज़ की बात तो नहीं थी ना पहले जब ये बात हो रही थी इसमें ओमान में जब पहले चल रही थी, आपने हुर्मुज़ इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज नॉट द काज, लेकिन नाउ दिस कॉन्सिक्वेंस हैज बिकम द नंबर 1 पॉइंट। तो ये जिस जिस तरह चीजें लंबी होंगी उसी तरीके से और ज्यादा पेचीदा होती जाएंगी। काज कुछ और था इनरिचमेंट का और एक दो चीजें, और अब उसकी कॉन्सिक्वेंस बन गया है आपने हुर्मुज़ जो कि नंबर 1 पे आ गया है। तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ दौरे हाजिर का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और दौरे हाजिर के इस कॉम्प्लिकेटेड मसले में पाकिस्तान ने बड़ी जाफशानी के साथ मीडिएशन की है, और अब तक जो आपको ये चल रहा नजर आ रहा है ये गाड़ी चलती हुई, उसमें हमारा किरदार नजर आता है। क्योंकि देखिए 24 के करीब जो ईरानी सेलर्स को हवाले हमारे किया गया जहाज जो अमेरिका ने कब्जे में लिया था, हमारे ये इस बात की गमाजी करता है कि दोनों साइडों का अब भी हमारे ऊपर भरोसा है, और हम किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये चिंगारी जो है शोलों में न बढ़ के